नमस्कार। हम जो ओल्ड पेपर सॉल्व करने की श्रृंखला लेके आए हैं उसका ये चौथा पार्ट है। 2017 का मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूं जो कि 26 मार्च का दोपहर की शिफ्ट का है। और इस पेपर में जो क्वेश्चन है केवल अकेले वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन से संबंधित अनेक फैक्ट मैं आपको लेके आया हूं जो आपको पेपर में 2025 के सुपरवाइजर एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यहां अकेले इन 10 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इनसे ही 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए अच्छे से पढ़ना, होश में पढ़ना, सोच के समझ के पढ़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यानी हम 30 तक हो गए थे, 31वां क्वेश्चन है आपका। 31वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई शरीर में रोगों से लड़ने के लिए शक्ति को क्या कहते हैं। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो ऐसा भी क्वेश्चन भी अपन वाले पूछ लेते हैं। फिर शरीरों में रोगों से लड़ने की जो शक्ति उसे क्या कहते हैं? उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई स्वाभाविक सी बात है, क्या कहते हैं? इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है? भाई हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज होते हैं जो कायम पाए जाते हैं हमारी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं में, हमारे अस्थि मज्जा बोन मैरो में, हमारे थाइमस में और अनेक अनेक ग्रंथियों में, है ना। ये हमारी लसिका तंत्र में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे रोग प्रतिरोधक तत्व एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर से चीज आती है, वायरस बैक्टीरिया कोई एंटीजन आता है, तो हमारा ये रोग प्रतिरोधी तंत्र सक्रिय हो जाता है और हमें रोगों से बचाता है। जब भी हम देखते हैं हमें कोई बीमारी, जैसे ही हमको कोई वायरस हमें अंदर प्रकट होता है तो हमारे शरीर में तापमान बढ़ जाता है, बुखार आने लगता है। ये बुखार आना अच्छा होता है क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि हमारी एंटीबॉडीज, हमारी शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ रहा है। तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कई अंगों से मिलकर बना होता है। इन अंगों में क्या है? त्वचा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो हड्डियों के बीच में जहां हमारी आरबीसी WBC बनती है, थाइमस, लसिका तंत्र, ये हमारा यहाँ पे थाइमस होता है, ग्रंथि होती है। लसिका पूरे शरीर में पाया जाता है। प्लिया, श्लेष, झिल्ली शामिल है। ये अंग रोगाणुओं को पहचानते हैं और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, याद रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में खास तौर पे काय में पाई जाती है? WBC में और हमारे रक्त के प्लाज्मा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? 5 माह, 3 माह, 9 माह, 4 माह में? तो ये टीकाकरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से दीक्षा मैम आपके लिए वीडियो लेके आएंगी, पर मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। याद रखना है ये हमारे सभी टीके हैं। इन टीकों को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना यार, इन टीकों को देखना, इन टीकों को हमने अच्छे से पढ़ाया है। टीके कब कब और कहां कहां पर लगते हैं? ये टीके शिशु के टीके हैं, गर्भवती महिला के टीके अलग होते हैं। देखिए जैसे हम पहले बात करें मुंह से पिलाने वाले टीके की बात करें, तो मुंह से पिलाने वाले टीके पहले नाम याद रखो कौन कौन से होते हैं? पोलियो का, रोटा वायरस का और विटामिन ए का। मुंह से पिलाने के टीके का 3 होते हैं, कौन कौन से? अच्छे से याद करना, पोलियो, रोटा वायरस और विटामिन ए। ये 3 टीके मुंह से पिलाए जाते हैं। अच्छा, बात करूं कि साहब पोलियो का टीका कब पिलाया जाता है, तो देखिए ये 2 बूंद पिलाया जाता है। ये जन्म से 6 माह में, 10 में, 10 सप्ताह में, या 44 सप्ताह में, या 16 और 23 माह में 2-2 बूंद पिलाई जा सकती है। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो ये 9 तथा 16 से 24 माह, पहला खुराक दी जाती है 9 माह में और फिर दूसरी दी जाती है 16 से 24 माह के बीच में। ठीक है, ये विटामिन ए भी मुंह से पिलाया जाता है। और रोटा वायरस ये भी जो है पहले 6 और 10 तथा 14 सप्ताह में 5 बूंदें दस्त कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। 6वां सप्ताह, 10वां सप्ताह या 14वें सप्ताह में ये खुराकें दी जाती हैं, 2-2 बूंद, 5-5 बूंद। ठीक है, ये 5 बूंद दी जाती हैं, ये 2 बूंद दिया जाता है और विटामिन ए दिया जाता है। ये सब मुंह से हो गए। अच्छा, ये हमारे बच्चे का लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में कुछ टीके हाथ में लगते हैं, कुछ टीके पैर में लगते हैं। ये बच्चे का राइट साइड है, तो राइट साइड में दाहिने हाथ में लगते हैं, दाहिने पैर में लगते हैं। तो अब पहले हम बात कर रहे हैं दाएं हाथ में कौन कौन लगते हैं। दाएं हाथ में खसरे का टीका लगता है, जो अभी पूछा गया था। खसरे को हमने क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं। तो ये 9 तथा
पहला लगता है 9 सप्ताह में, दूसरा लगता है 16 से 24 माह में। 9 और फिर 9 माह में और 24 माह में, 9 माह में और 16 से 24 माह में, दो लगते हैं गाय के खसरे के। ये कहाँ लगता है हमारा? दाएं हाथ में। दाएं हाथ में दो लगते हैं, खसरे का और FIPB का लगता है। FIPB और खसरे का लगता है दाएं हाथ में। खसरे का लगता है 9 तथा 16 से 24 माह में। FIPB का लगता है 6 तथा 14 सप्ताह में लगता है। ठीक है। और दाएं पैर में लगता है PCB का छठवें सप्ताह में, 14 सप्ताह में और 90 माह में। ये 3 बार लगता है PCB का। ध्यान सुनना, मुंह से मिलते हैं 3, पोलियो, रोटावायरस, विटामिन ए। दाएं हाथ से लगते हैं 2, खसरा और FIPB। और दाएं पैर में लगता है 1, PCB। खसरा लगता है 9 माह में पहला और 16 से 24 माह में दूसरा। FIPB लगता है 6वें सप्ताह में और 14 सप्ताह में। और PCB के लगते हैं 6वें सप्ताह में, 14 सप्ताह में और 9 माह में। ठीक है। ऐसे ही अगर बाएं हाथ की बात करें तो बाएं हाथ में केवल एक ही लगता है BCG। क्या लगता है? BCG। जन्म के समय ये टीबी के लिए लगता है BCG। और बाएं पैर में लगता है, बाएं पैर में लगते हैं 3, पेंटावैलेंट। ये 5 रोगों का एक साथ टीका लगता है 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। पेंटावैलेंट 6वें, 10वें, 14वें सप्ताह में। और बाएं पैर में एक और लगता है हमारा हिप बी, जन्म के समय ही लगता है। और DPT का टीका भी बाएं पैर में लगता है, ये 16वें और 24वें महीने में लगता है। इस पूरे को आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको बार बार पढ़ते रहें, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टीके लगते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33वां। ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? क्यों कैंसिल कर दिया गया था? क्योंकि इसका जो ऑप्शन था उसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय अंधता व दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत, जिसे हम शॉर्ट में NPCBVI कहते हैं, यह 1976 शुरू हुआ है। यह 1976 से शुरू हुआ है और यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मकसद अंधेपन की व्यापकता को कम करना, कि ज़्यादातर लोग जो अंधे हो गए हैं वो कम हो जाए। इस कार्यक्रम के तहत 2020 तक अंधेपन की व्यापकता को 0.3% तक कम करने का हमने प्रयास किया है। तो भाई 1976 में ये कार्यक्रम शुरू किया हमने, जबकि इसमें 1976 ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? कैंसल कर दिया गया। ठीक है, तो इसे याद रख लेना। 2020 तक हमने 0.3% अंधापन कम करने का जो है निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाएगी? शैशव अवस्था कहलाएगी। भाई देखो यार, 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था। और 6 से लेकर 12 वर्ष को क्या कह सकते हैं हम? बाल्यावस्था। क्या कह सकते हैं? बाल्यावस्था। और 12 से लेकर 18 वर्ष को क्या कह सकते हैं हम? किशोर अवस्था। क्या कह सकते हैं? किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अवस्था मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ बाल विकास में, वहां आप पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 को भी कैंसिल किया गया। तो कितने, एक पेपर में 4 क्वेश्चन तो कैंसिल कर दिए। इसे कैंसिल क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें भी ऑप्शन जो है वो दिए ही नहीं है। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? जो 1995 में की गई। इसमें 1995 ऑप्शन में है ही नहीं। जो स्कूलों में मिड डे मील मिलता है ना, रेस्ट में भोजन मिलता है, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम का मकसद सरकारी और गैर सरकारी छात्र प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त में देना है। ठीक है, 19 क्वेश्चन नंबर 36वां है। ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा, अभी कितनी बार पढ़ लिया मैंने, अभी पढ़ाया था 3 बार। यही क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो गया। कितना चाहिए? 300 कैलोरी प्रतिदिन।
इसी पेपर में हम देखो पूरा पढ़ा चुका हूं मैं कि पोषक तत्व आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित है कि गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा चाहिए 300 अधिक। सामान्य महिला यदि 2000 कैलोरी ले रही है तो गर्भवती महिला 300 लेगी। प्रोटीन चाहिए 15 ग्राम अधिक। सामान्य महिला 50 ग्राम ले रही है तो गर्भवती महिला 15 ग्राम अधिक लेगी, क्योंकि उसके शरीर में बच्चे का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम, बच्चे की हड्डियां कहाँ से बनेंगी? कैल्शियम से बनेंगी। गर्भवती महिलाएं जो है छुई खाती हैं, चौक खा जाती हैं, उन्हें 1000 मिलीग्राम एक्स्ट्रा क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। और लोह तत्व, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में खून की बहुत कमी हो जाती है, तो 38 से 40 ग्राम मिलीग्राम क्या चाहिए उन्हें? लोहा। बाकी ये सारे विटामिन वगैरह इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो वेरी मोस्ट है, ये तो पढ़ ही लेना, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा 37वां क्वेश्चन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं? भाई सूक्ष्म तत्व देखो, पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? एक होते हैं मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं गौण, गौण पोषक तत्व। देखिए मुख्य पोषक तत्व मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मुख्य में 3 होते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जबकि गौण में क्या होते हैं? विटामिन्स, खनिज लवण और फाइबर। ध्यान रखें, खनिज लवण, अब इसमें देखें आप अगर और देखेंगे तो है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व तो ये सभी हैं, पोटेशियम भी, फास्फोरस भी, कैल्शियम, लोहा, ये सभी कम चाहिए होता है क्योंकि सभी क्या है? खनिज है। पर इसमें सबसे कम क्या चाहिए होता है? लोहा चाहिए होता है, आयरन। इसलिए यहाँ पर क्या दिया है? सही आंसर आयरन। क्योंकि ये आपको चाहिए कितना? एक गर्भवती महिला को चाहिए 38 मिलीग्राम लोहा चाहिए होता, लेकिन आप देखें कैल्शियम तो 1000 मिलीग्राम, तो ये बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए लोहा बहुत ही कम चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, जबकि लोहे से क्या बनता है? रक्त का निर्माण होता है, रक्त में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक। तो ये आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भाई? किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो मैंने बता दिया है कि एड्स का टीका अभी तक नहीं बना। टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, है ना, पी से मतलब पर्टुसिस, पी से पर्टुसिस और डी से डिप्थीरिया, ये टीका हो गया इनका डीपीटी का। लेकिन एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका पूरा फुल फॉर्म है, और HIV वायरस होता है। किस वायरस होता है? HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना। ये रोग फैलता कैसे? असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? कम करता है, क्षमता को कम करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? यह दवा है। कुष्ठ रोग, डेंगू, तपेदिक, पोलियो। तो ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है तपेदिक, यानी कि हमारी टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। तो ये तपेदिक में प्रभावकारी है ट्यूबरक्लोलिन। बाकी एक दवाई और दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉट्स। क्या बोलते हैं? डॉट्स, ठीक। क्वेश्चन में अगर और भी बहुत सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं कि कौन सा रोग काय से फैलता है। मैंने आपको पिछले वाले में जीवाणुओं के पढ़ाए थे, अब आप देखना ये सब रोग काय के हैं? वायरस के। और ये मान लेना कि इनसे एक क्वेश्चन पक्के में, ये जो लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन पक्के में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें पूरे पेपर में मैंने देख लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं रोगों से। पोलियो रोग होता है, पोलियो वायरस से होता है। ये काय का नाम है? वायरस का नाम है। और अंग, उस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है और उसके क्या लक्षण हैं? तो कम से कम प्रभावित अंग, विषाणु का नाम और रोग, ये ढंग से पढ़ लेना। तो पोलियो वायरस से होता है। तंत्रिका तंत्र में है। पोलियो वायरस से, पोलियो रोग से भारत मुक्त हो गया 2014 में, ठीक है। छोटी माता, जिसे हम बोलते हैं चेचक, चेचक बोलते हैं। पॉक्स वायरस त्वचा में होता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, है ना।
बड़ी माता बेरीसेला या बेसीसेला वायरस होता है, जो त्वचा में ददरियां हो जाती हैं। मस्तिष्क ज्वर इंसेफ्लाइटिस वायरस से होता है, दिमाग का बुखार, और ये तंत्रिका तंत्र में को प्रभावित करता है। ऐसे ही इन्फ्लूजा जो होता है वो इन्फ्लूजा वायरस से होता है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। साधारण जुकाम रिनो वायरस से होता है, जो हमको जुकाम हो जाता है वो श्वसन तंत्र से होता है। चेचक तो मैंने बता दिया, मीजल्स वायरस हो गया। पीत ज्वर वायरस होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ये आपके जिगर यानी कि आपका लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस होता है। गलसुआ में कौन सा वायरस होता है? मम्स वायरस, इसका हम टीका भी लगाते हैं, लाल ग्रंथियां सूज जाती हैं, ये गाल सूज जाते हैं गलसुआ में, मम्स वायरस होता है। और रेबीज हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस होता है, कुत्ते के काटने से हो जाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। ट्रेकोमा हमारी आंख लाल पड़ जाती है, में। पीलिया में हमारा लीवर खराब हो जाता है। आंख उठना, डेंगू ज्वर, डेंगू कहाँ से फैलता है? मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है, ठीक है, मादा एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है। तो ये सभी रोग, और जो सभी रोग ये कौन से वाले रोग हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं, विषाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है। ऐसे रोग जीवाणुओं के भी होते हैं, ऐसे प्रोटोजोआ के भी होते हैं, और ऐसे फंगस के भी होते हैं, अलग अलग रोग होते हैं। रोगन से, विटामिन से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे पेपरों में, सब में देख लिया। ये 24वां लास्ट क्वेश्चन 40वां है। क्या है कि जन्म से 4 माह तक बच्चे को क्या आहार होना चाहिए? अभी ऐसे सड़े सड़े से क्वेश्चन आते हैं। जन्म से हम जानते हैं कि 6 महीने तक केवल क्या पिलाते हैं? माँ का दूध पिलाते हैं। तो ये ठोस आहार, आधा ठोस आहार, पूरा आहार कुछ नहीं दिया जाता, केवल क्या दिया जाता है? माँ का दूध दिया जाता है, और सारे पोषण से माँ के दूध से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा ये जो है हमारे ओल्ड पेपर एनालिसिस का श्रृंखला का ये जो है चौथा वीडियो था। अब एक इसका अंतिम वीडियो और लेके हम आएंगे। अगर